मॉर्निंग एवरीबॉडी। सत्यम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे हिंदी विषय का प्रकरण है भाषा, व्याकरण, लिपि, जिसे देखने के लिए आप सत्यम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अब अपना प्रकरण है भाषा, व्याकरण, लिपि, जिसे हमारे विषय का जो टॉपिक है इसका अंक बार है 2 नंबर, जिसमें 3 टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि। प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग अंक विभाजित हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन टॉपिक की बात करते हैं भाषा। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और आदान प्रदान करता है तो उसके लिए कोई ना कोई माध्यम अपनाता है। अब माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? या तो व्यक्ति माध्यम अपनाता है वो होता है मौखिक, या होता है लिखित, और तीसरा होता है सांकेतिक। तो भाषा की बात करते हैं तो व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम है अपना मौखिक, लिखित और सांकेतिक का प्रयोग करता है, यही माध्यम क्या कहलाएंगे? भाषा कहलाएंगे। अब बात करते हैं कि मौखिक माध्यम, तो अपन देखते हैं तो सभी अपने भावों को, विचारों को बोल करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह माध्यम हो गया मौखिक माध्यम। दूसरा अपना माध्यम है लिखित माध्यम। अब व्यक्ति विचारों को बोल करके तो प्रस्तुत करता है, परंतु तय रूप से रखने के लिए क्या करता है? लिखने का प्रयोग करता है। तो यानी भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह माध्यम कहलाता है लिखित माध्यम। तीसरा माध्यम होता है सांकेतिक माध्यम। सांकेतिक माध्यम में व्यक्ति इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वह माध्यम हो गया सांकेतिक। अब इसमें क्वेश्चन बनता है पहला कि भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा भी मैंने बताई कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। माध्यम है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इन्हीं माध्यमों को क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। दूसरा प्रश्न बनता है अपना कि भाषा के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? भाषा के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो भाषा के अगर माध्यम पूछे जाते हैं तो एक बनता है मौखिक माध्यम, लिखित माध्यम और सांकेतिक माध्यम। अब दूसरा पॉइंट अपना आता है व्याकरण किसे कहते हैं? अब अपन कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा हिंदी है। अब हिंदी की शुद्धता का आवश्यकता होती है, तो शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्याकरण का। जब तक व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तब तक भाषा का शुद्धिकरण नहीं होता है। तो यानी इसकी परिभाषा देखते हैं व्याकरण की। व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? यानी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना जो माध्यम सिखाता है वह है व्याकरण। मूल परिभाषा इसकी है कि वह शास्त्र जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध लिखना सीखते हैं, क्या कहलाएगी? व्याकरण कहलाती है। अब व्याकरण के प्रमुख आयामों की बात करते हैं। व्याकरण के आयाम कौन से? तो व्याकरण के प्रमुख आयाम हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। एक बालक होता है, अबोध होता है, जब वो बोलना सीखता है तो वह शुद्ध उच्चारण नहीं करता। शुद्ध उच्चारण करने के लिए आवश्यकता किसकी होती है? व्याकरण की। उस समय अबोध होता है, उस समय उसे व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। जब व्याकरण का ज्ञान होता है तब वह वर्णों का सुनियोजित क्रम निर्धारित करता है, उसके लेखन चिन्हों को पहचानता है
शुद्ध उच्चारण करता है। तो यानी सबसे पहले अगर भाषा की शुद्धता की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए वर्ण का। तो वर्ण की परिभाषा अपन देखते हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सके वो क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है अपना शब्द विचार। तो शब्द की परिभाषा होती है कि वाक्यों के मेल से बनने वाला सार्थक शब्द क्या कहलाएगा, वर्णों के मेल से बनने वाला सार्थक शब्द कहलाएगा शब्द विचार। तीसरी बात करते अपन वाक्य विचार। तो शब्दों के समूह से बनने वाला सार्थक वाक्य कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सार्थक वाक्य। अब बात करते हैं इसमें प्रश्न बनने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है अपना कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा इसकी होगी कि वह शास्त्र या साधन जिसके माध्यम से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध लिखना सीखते हैं क्या कहलाती है, व्याकरण। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। आयाम पूछा जा सकता है, स्रोत पूछा जा सकता है। तो व्याकरण के प्रमुख आयाम या स्रोत अपन ने पढ़े हैं, 3 हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब बात करते हैं अपन, तीसरा टॉपिक है अपना लिपि, कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं। अब बताया जाता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसका लेखन कार्य देवनागरी लिपि में किया गया है। हिंदी भाषा का लेखन कार्य देवनागरी लिपि। अब अपन चर्चा कर रहे थे लिपि पर, तो इसकी लिपि की परिभाषा देखते हैं। यानी व्यक्ति क्या करता है, विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। उस भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाएगी, लिपि कहलाती है। अब हिंदी भाषा का निर्माण देवनागरी लिपि में हुआ है। तो बात करते हैं, तो हमारे प्रश्न बनता है यहां पर कि हमारी हिंदी भाषा का लेखन कार्य किस लिपि में किया गया है। तो उसके लिए अपन को जवाब देना होगा कि कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। दूसरी चर्चा करते हैं अपन कि प्रमुख लिपियों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रमुख लिपियां कौन कौन सी है, प्रमुख लिपियों के नाम लिखो। तो सबसे पहले हिंदी देवनागरी, फिर आती है एक रोमन लिपि आती है, सुशीला लिपि आती है, पांडुलिपि आती है। तो ये सभी क्या हैं, लिपियों के नाम हैं। अब बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोली किसे कहते हैं। भाषा से रिलेटेड एक टॉपिक और आ जाता है कि बोली किसे कहते हैं। तो यहां पर अपने भाषा की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी कि भाषा कि व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह माध्यम क्या कहलाया, भाषा कहलाया। अब इसमें देखते हैं कि भाषा हमारी मातृभाषा है, पूरे भारत में बोली जाती है, तो इसका क्षेत्र क्या हो गया, व्यापक हो गया। जबकि मूल भाषा परिभाषा इसकी देखते हैं बोली की, तो यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होने वाली भावाभिव्यक्ति है वो क्या कहलाएगी, बोली कहलाएगी। अब जैसे अलग अलग राजस्थान में अलग बोली बोली जाती है, गुजरात में अलग बोली जाती है, अन्य क्षेत्र में अलग बोली बोली जाती है। तो यानी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होने वाली भावाभिव्यक्ति क्या कहलाएगी, बोली कहलाएगी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा तथा बोली में अंतर बताइए। भाषा तथा बोली में अंतर लिखिए। तो सबसे पहला अंतर हो गया, प्रत्येक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के लिए
प्रयोग करता है। किसे? भाषा का। अब दूसरा है बोली। तो बोली के बारे में अपन लिखते हैं, तो बोली का प्रयोग कहां होगा? सीमित क्षेत्रों में। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भावाभिव्यक्ति क्या कहलाई? बोली कहलाई। एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं तो क्षेत्र विशेष में देखते हैं तो भाषा का क्षेत्र क्या हो गया? व्यापक हो गया, यानी विस्तृत है तो क्या हो गया? व्यापक। जबकि बोली का क्षेत्र देखते हैं तो बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, स्थान विशेष पर बोली जाती है, तो उसका क्षेत्र क्या हुआ? सीमित। क्षेत्र सीमित होता है। यह अपना 2 नंबर का टॉपिक था। पहले अपन ने पढ़ा भाषा, दूसरा व्याकरण और तीसरा लिपि। इसमें बनने वाले क्वेश्चन आपको बता दिए गए। पहला क्वेश्चन अपन ने बनाया कि भाषा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाषा किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बना कि भाषा के प्रमुख माध्यम या स्रोत कौन कौन से हैं। तीसरा क्वेश्चन अपन ने बनाया कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन बनता है कि व्याकरण के प्रमुख आयाम या स्रोत कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा लिपि। तो लिपि से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि लिपि किसे कहते हैं, प्रमुख लिपियां कौन कौन सी है, हिंदी भाषा का निर्माण किस लिपि में हुआ है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, सबसे प्राचीनतम या सबसे पुरानी लिपि कौन सी है। तो वह लिपि है अपनी ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। फिर क्वेश्चन अपन ने बनाया कि बोली किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपन ने बनाया कि भाषा तथा बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन ने अंतर पढ़ा, प्रत्येक व्यक्ति विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करता है, जबकि क्षेत्र विशेष के लोग विचारों के आदान प्रदान के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है? बोली। दूसरा अपन ने अंतर बताया, तो यहाँ पर भाषा का क्षेत्र क्या हो गया? विस्तृत हो गया, व्यापक हो गया, और बोली का क्षेत्र क्या हो गया? सीमित हो गया। धन्यवाद।